हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल लास्ट क्लास में। आज की इस वीडियो में गणित के 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बताएंगे। और ये जो 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है ये आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को प्लीज़ आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। और हमारे वेबसाइट पे ऑनलाइन टेस्ट चल रहा है, तो अभी तक आप टेस्ट नहीं दिए हैं तो जाके टेस्ट दे लीजिएगा। अगर आपको ऑनलाइन टेस्ट देना नहीं आता है तो वीडियो के लास्ट में हम आपको बताएंगे कि आप लोग ऑनलाइन टेस्ट कैसे दे सकते हैं। और अभी तक आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आपको बोलना है कि सर मुझे ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो हम आपको ग्रुप में जोड़ देंगे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। तो पहला नंबर प्रश्न है कि समानांतर श्रेणी 2 7 12 डॉट डॉट का प्रथम 10 पदों का योगफल क्या होगा। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे एक समानांतर श्रेणी दिया हुआ है, इसका आपको 10 पदों का योगफल निकालना है। तो सबसे पहले आपको योगफल का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो योगफल का फॉर्मूला क्या होता है, तो एस एन इजकल टू एन बाई टू इंटू 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। अगर ये फार्मूला आपको पता नहीं है तो इसे आप लोग नोटबुक पे लिख के ज़रूर याद कर लीजिएगा। अब यहाँ पे आपको n का मान रखना पड़ेगा। तो n क्या होता है, तो पदों की संख्या होता है। तो कितने पदों का योग निकालना है, तो 10 पदों का योग निकालना है। तो यहाँ पे n का मान 10 हो गया। अब यहाँ पे आपको a का मान रखना है। तो a क्या होता है, तो ap का प्रथम पद होता है। तो ap का प्रथम पद कितना है, 2 है। तो यहाँ पे a का मान 2 निकल गया। फिर यहाँ पे आपको n का मान रखना है। फिर यहाँ पे आपको d का मान रखना है। तो d क्या होता है, सार्वअंतर होता है। और सार्वअंतर कैसे निकलता है, तो दूसरे पद में से पहले पद को घटाना पड़ता है। तो दूसरा पद कितना है, 7 है। तो यहाँ पे लिख देंगे 7। और पहला पद कितना है, 2 है। तो यहाँ पे लिख देंगे 2। तब यहाँ पे देखिए 7 में से 2 घटेगा तो कितना बचेगा, 5 बचेगा। तो यहाँ पे सबका मान निकल चुका है, बस आपको यहाँ पे रख देना है। n का मान कितना है, 10 है। तो यहाँ पे लिख देंगे 10। और बट्टा के नीचे 2 है तो यहाँ पे लिख देंगे 2। अब यहाँ पे देखिए 2 है तो 2। और a का मान कितना है, 2 है। तो यहाँ पे लिख देंगे 2 प्लस है तो प्लस। n का मान कितना है, 10 है। तो यहाँ पे लिख देंगे 10 माइनस 1 है तो माइनस 1। और d का मान कितना है, तो 5 है। तो यहाँ पे लिख देंगे 5। अब यहाँ पे देखिए कट रहा है तो इसे कटा दीजिए, 5 बार में कटेगा। तो यहाँ पे देखिए एस एन बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 5 बचा। और यहाँ पे 2 दूना कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और यहाँ पे प्लस है तो प्लस। अब यहाँ पे देखिए 10 में से 1 घटा कितना बचा, 9 बचेगा। और यहाँ पे गुणा 5 है तो यहाँ पे लिख देंगे गुणा 5। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपको गुणा करना है, उसके बाद आपको जोड़ना है। तो यहाँ पे देखिए एस एन बराबर 5 इंटू यहाँ पे देखिए 9 पचे 45 और 4 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 49 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए एस एन इजकल टू यहाँ पे 5 और ये ब्रैकेट टूटेगा तो गुणा का चिन्ह आएगा और यहाँ पे 49 हो जाएगा। अब इसे आपको गुणा कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए गुणा करेंगे तो 9 पच्चे कितना हो जाएगा, 45 के 5 हार्सिल 4। और यहाँ पे देखिए 5 चौका 20 और 4 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। यानी 10 पदों का योग कितना निकल गया, तो 245 निकल गया। तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 2 नंबर प्रश्न है कि समीकरण 7x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 18 बराबर 0 के मूलों का योग एवं मूलों का गुणनफल का अनुपात होगा। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे एक द्विघात समीकरण दिया हुआ है, इसका आपको मूलों का योग एवं मूलों का गुणनफल का अनुपात निकालना है। तो मूलों का योग का फॉर्मूला क्या होता है, तो अल्फा प्लस बीटा होता है। और मूलों का गुणनफल का फॉर्मूला क्या होता है, तो अल्फा इंटू बीटा होता है। और इन दोनों का आपको क्या निकालना है, अनुपात निकालना है। अब यहाँ पे देखिए अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो माइनस बी बटा ए होता है। और यहाँ पे अनुपात है तो अनुपात। अब यहाँ पे देखिए अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो सी बटा ए होता है। तो बस यहाँ पे आपको बी का मान रखना है, यहाँ पे ए का मान रखना है, यहाँ पे सी का मान रखना है, यहाँ पे आपको ए का मान रखना है। तो यहाँ पे देखिए जो एक्स स्क्वायर में गुणा करता है वो ए होता है, और जो केवल x में गुणा करता है वो b होता है, और जिसमें x नहीं रहता है वो c होता है। तो यहाँ पे देखिए a का मान कितना है, तो 7 है। और यहाँ पे b का मान देखिए कितना है, तो यहाँ पे -12 है। तो यहाँ पे लिख देंगे -12। और यहाँ पे c का मान कितना है, 18 है। तो बस यहाँ पे आपको रखना है, यहाँ पे देखिए माइनस है तो माइनस,
और b का मान कितना है, तो b का मान -12 है, तो यहाँ पर लिख देंगे -12। और a का मान कितना है, 7 है, तो यहाँ पर लिख देंगे 7। और अनुपात है तो अनुपात। और c का मान कितना है, 18 है, तो यहाँ पर लिख देंगे 18। और a का मान कितना है, 7 है, तो यहाँ पर लिख देंगे 7। अब यहाँ पे देखिए नीचे 7 7 ये क्या है, बराबर है, तो ये कट जाएगा। अब यहाँ पे देखिए माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये +12 हो जाएगा। और यहाँ पे अनुपात है तो अनुपात। और यहाँ पे 18 बचा, तो यहाँ पे लिख देंगे 18। अब ये भी कट रहा है, तो इसे कटा दीजिए। किससे कटेगा, 6 दूनी 12 और 6 3 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना निकल गया, अनुपात हमारा 2:3 निकल गया। तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 3 नंबर प्रश्न है कि किसी वृत्ताकार क्षेत्र की परिधि 4 पाई मीटर है तो उसकी त्रिज्या क्या होगी। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे एक वृत्ताकार क्षेत्र है जिसकी परिधि कितना दिया हुआ है, तो 4 पाई मीटर दिया हुआ है। तो बोल रहा है कि इसकी त्रिज्या क्या होगी, यानी आपको यहाँ पे r का मान निकालना है। तो सबसे पहले आपको वृत्त का यहाँ पे परिधि का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो वृत्त का परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, तो 2 पाई r होता है। और वृत्त का परिधि कितना दिया हुआ है, तो 4 पाई मीटर दिया हुआ है, तो यहाँ पे लिख देंगे 4 पाई मीटर। अब यहाँ पे देखिए पाई से पाई क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो यहाँ पे 2r बचेगा। और बराबर के उधर क्या बचेगा, हमारा 4 मीटर बचेगा। अब यहाँ पे आपको r का मान निकालना है। तो यहाँ पे देखिए 2 को बराबर के उधर भेजना पड़ेगा। तो 2 इधर गुणा कर रहा है, तो बराबर के उधर जाके क्या करेगा, भाग करेगा। भाग करने का अर्थ ये बट्टा के नीचे चला जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे 4 मीटर बट्टा 2। अब इसे कटा दीजिए, कितना बार में कटेगा, 2 बार में कटेगा। तो r बराबर कितना निकल गया, 2 मीटर निकल गया। यानी त्रिज्या कितना निकल गया, तो 2 मीटर निकल गया। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 4 नंबर प्रश्न है कि यदि 4 tan a बराबर 4 हो तो a का मान है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे देखिए 4 tan a बराबर यहाँ पे 4 दिया हुआ है, तो इस a का मान निकालना है आपको। तो a का मान कैसे निकलेगा, तो सबसे पहले 4 को आपको बराबर के इधर भेजना पड़ेगा। तो 4 इधर गुणा कर रहा है, तो बराबर के इधर आके भाग करेगा। भाग करने का अर्थ ये बट्टा के नीचे चला जाएगा। तो इधर बचेगा हमारा tan a और बराबर के उधर हो जाएगा 4/4। तो ये कितना बार में कट जाएगा, एक बार में कट जाएगा। अब यहाँ पर देखिए tan a का मान कितना निकल गया, 1 निकल गया। अब यहाँ से आपको a का मान निकालना है, तो यहाँ से आपको tan हटाना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे देखना पड़ेगा कि tan कितने डिग्री का मान 1 होता है। तो tan 45 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है। तो हम इस 1 की जगह पे कितना लिखेंगे, tan 45 डिग्री लिख देंगे। तो इधर देखिए tan a है, तो tan a। अब यहाँ पे हम 1 की जगह पे क्या लिखेंगे, तो tan 45 डिग्री लिख देंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए tan से tan क्या हो जाएगा, कट जाएगा। a बराबर कितना निकल गया, यहाँ पे 45 डिग्री निकल गया। तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये सभी प्रश्न आपको काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा है तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को एकदम शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। और वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 5 नंबर प्रश्न है कि 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के उस चाप की लंबाई क्या होगी जो केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको चाप की लंबाई निकालना है। तो सबसे पहले आपको चाप की लंबाई का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो चाप की लंबाई का फॉर्मूला क्या होता है, तो θ/360 गुणे 2 पाई r होता है। अगर ये फॉर्मूला आपको पता नहीं है तो इसे आप लोग नोटबुक पे लिख के जरूर याद कर लीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए थीटा क्या होता है, तो कोण होता है। तो यहाँ पे कोण कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री दिया हुआ है। तो यहाँ पे थीटा का मान 60 डिग्री। अब यहाँ पे देखिए पाई का मान कितना होता है, 22/7 होता है। और r क्या होता है, तो त्रिज्या होता है। तो यहाँ पे त्रिज्या कितना दिया हुआ है, 21 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो बस इसका मान आपको इसमें रख देना है। थीटा का मान कितना होता है, तो 60 डिग्री होता है। तो यहाँ पे लिख देंगे 60 डिग्री। और बटा के नीचे 360 है, तो यहाँ पे 360। उसके बाद यहाँ पे 2 है तो 2। और पाई का मान कितना होता है, 22/7 होता है। और यहाँ पे देखिए r यानी त्रिज्या का मान कितना है, तो यहाँ पे 21 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे लिख देंगे 21 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे देखिए 0 से 0 कट गया। और यहाँ पे छाछा के 36 कट गया। अब यहाँ पे देखिए 7 त्रिका कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। ये 3 बार में कटेगा। अब यहाँ पे देखिए 3 से ये 6 2 बार में कटेगा। और ये 2 से 2 कट जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचा, केवल यहाँ पे 22 सेंटीमीटर बचा। तो हमारा चाप की लंबाई कितना निकल गया, 22 सेंटीमीटर निकल गया। तो
तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 6 नंबर प्रश्न है कि cos a गुणे tan a किसके बराबर होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि cos a गुणे tan a किसके बराबर होता है। तो बस यहाँ पे आपको क्या करना है कि tan a का फॉर्मूला लिख देना है। तो tan a का फॉर्मूला क्या होता है, तो tan a का फॉर्मूला होता है sin a बटा cos a। बस इसी फॉर्मूला को आपको यहाँ पे लिख देना है। तो यहाँ पे देखिए cos a है तो यहाँ पे लिख देंगे cos a, और tan a का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये होता है sin a बटा cos a। तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला लिख देंगे। तो अब यहाँ पे देखिए cos a से cos a कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, ये sin a बचेगा। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि cos a गुणे tan a किसके बराबर होता है, तो ये sin a के बराबर होता है। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 7 नंबर प्रश्न है कि दो संख्या का मौसा 15 तथा लसा 105 है। यदि इसमें से एक संख्या 5 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे दो संख्या है और उनका मौसा कितना दिया हुआ है, 15 दिया हुआ है, और लसा 105 दिया हुआ है। और इसमें से एक संख्या यानी पहली संख्या यहाँ पे 5 है, तो आपको दूसरी संख्या निकालना है। तो इसके लिए एक भी फॉर्मूला होता है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लसा और गुणे मौसा होता है। अगर ये भी फॉर्मूला आपको पता नहीं है तो इसे आप लोग नोटबुक पे लिख के जरूर याद कर लीजिएगा। यहाँ पे पहली संख्या का मान रख देना है। तो पहली संख्या कितना है, 5 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 5। अब यहाँ पे आपको दूसरी संख्या निकालना है तो इसको वैसे ही छोड़ दीजिए। अब यहाँ पे बराबर है तो बराबर। अब यहाँ पे आपको लसा का मान रखना है, तो लसा कितना है, 105 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 105। अब यहाँ पे गुणा है तो गुणा। अब यहाँ पे देखिए मौसा का मान कितना है, 15 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 15। अब यहाँ पे आपको दूसरी संख्या का मान निकालना है। तो 5 को क्या करना पड़ेगा, बराबर के उधर भेजना पड़ेगा। तो 5 इधर गुणा कर रहा है तो बराबर के उधर जाके क्या करेगा, भाग करेगा। तो इधर हमारी दूसरी संख्या बच जाएगा और उधर हो जाएगा 105 गुणे 15, और बट्टा के नीचे यहाँ पे 5 आ जाएगा। और यहाँ पे देखिए 5 से 15 कितना बार में कट जाएगा, 3 बार में कट जाएगा। अब यहाँ पे देखिए दूसरी संख्या बराबर क्या हो गया, 105 गुणे 3। अब आपको क्या करना है कि 105 में 3 से गुणा करा देना है। तो 3 पचे 15 के 5 हार्सिल 1, 3 में 0 से गुणा करेंगे तो 0 और 1 हार्सिल जोड़ेंगे तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। और यहाँ पे 3 एकम 3 यानी 315 हो जाएगा। तो हमारी दूसरी संख्या कितनी निकल गई, तो 315 निकल गई। तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 8 नंबर प्रश्न है कि √3/√12 कौन सी संख्या है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि √3/√12 कौन सी संख्या है। तो यहाँ पे आप लोग बोलिएगा कि √3 का वर्गमूल नहीं निकलता है और √12 का भी वर्गमूल नहीं निकलता है, तो ये अपरिमेय संख्या हो गया। लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे आपको क्या करना है कि 12 का अभाज्य गुणनखंड सबसे पहले निकालना है। तो यहाँ पे देखिए 2 से 12 कितना बार में कटेगा, 6 बार में कटेगा, और 2 से 6 3 बार में कटेगा। तो ऊपर में देखिए √3, और यहाँ पे देखिए √12 का अभाज्य गुणनखंड कितना निकल गया, तो 2 गुणे 2 गुणे 3। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे 2 का जोड़ा लग रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये रूट से बाहर निकल जाएगा। तो ऊपर देखिए √3 है, और यहाँ पे देखिए 2 गुणे 2 यानी यहाँ पे 2 का जोड़ा लग रहा है, तो ये रूट से बाहर निकल जाएगा। और यहाँ पे 3 का जोड़ा नहीं लग रहा है, तो ये रूट में ही रह जाएगा। तो यहाँ पे देखिए √3 से √3 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो यहाँ पे 1/2 बच गया, और 1/2 कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या है। इसीलिए √3/√12 भी कौन सी संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी। तो उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 9 नंबर प्रश्न है कि बहुपद 2 + x × x-1 के शून्यकों का गुणनफल ज्ञात करें। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे एक बहुपद दिया हुआ है 2 + x × x-1, इसका बोल रहा है कि शून्यकों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले ये एक द्विघात बहुपद की तरह नहीं दिख रहा है, तो सबसे पहले हम इसको एक द्विघात बहुपद बनाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए x को कॉमन ले लिया गया है, यानी इन दोनों में से x को बाहर निकाल लिया गया है। तो वापिस हम क्या करेंगे,
करेंगे, इन दोनों में x से गुणा करा देंगे। तो यहाँ पे देखिए 2 है तो 2, प्लस है तो प्लस, x में x से गुणा होगा तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे देखिए प्लस है और यहाँ पे माइनस है तो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और x में x से गुणा करेंगे तो ये x हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए द्विघात यहाँ पे बहुपद बन गया। अब ये आपको क्या निकालना है, शून्यकों का गुणनफल निकालना है। तो शून्यकों का गुणनफल का फॉर्मूला क्या होता है, तो c/a होता है। तो बस यहाँ पे आपको c का मान रख देना है, यहाँ पे a का मान रख देना है। तो जो x स्क्वायर में गुणा करता है वो a होता है, और जो केवल x में गुणा करता है वो b होता है, और जिसमें x नहीं होता है वो c होता है। तो यहाँ पे c का मान कितना है, 2 है, और यहाँ पे a का मान कितना है, तो x स्क्वायर में क्या गुणा कर रहा है, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे a का मान 1 निकल गया और c का मान 2 निकल गया। तो बस इसमें आपको रख देना है। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर c का मान कितना है, 2 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 2, और a का मान कितना है, 1 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 1। तो यहाँ पे देखिए अल्फा इंटू बीटा बराबर 2/1 का अर्थ क्या हुआ, 2 हुआ। तो यहाँ पे हमारा शून्यकों का गुणनफल कितना निकल गया, 2 निकल गया। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 10 नंबर प्रश्न है कि वर्ग अंतराल ए बी का वर्ग ची होगा। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे प्रश्न है कि वर्ग अंतराल ए बी का वर्ग ची क्या होगा। तो वर्ग ची कैसे निकलता है, तो निम्न सीमा और उच्च सीमा को जोड़ के उसमें 2 से भाग लगा देते हैं। तो यहाँ पे निम्न सीमा कितना है, a है, और उच्च सीमा कितना है, यहाँ पे b है। तो यहाँ पे देखिए वर्ग ची कैसे निकलता है, तो निम्न सीमा और उच्च सीमा को जोड़ देते हैं और इसमें 2 से भाग लगा देते हैं। तो यहाँ पे देखिए वर्ग अंतराल ए बी का यहाँ पे वर्ग ची क्या होगा, तो a + b/2 होगा। तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 11 नंबर प्रश्न है कि परिमेय संख्या का मानक रूप होता है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि परिमेय संख्या का मानक रूप होता है। तो जो परिमेय संख्या होता है ये p/q के रूप में होता है, और इसका जो q होता है ये 0 के बराबर नहीं होता है, इसे आपको याद रखना है। तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर प्रश्न है कि यदि 1, 4, x 5 तथा 12 का माध्य 7 हो तो x का मान ज्ञात करें। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, और ये प्रश्न बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछा जाता है, इसे आपको बिल्कुल ध्यान से समझना है। यहाँ पे आपको x का मान निकालना है, और माध्य कितना दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है। तो सबसे पहले आपको माध्य का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो माध्य का फॉर्मूला क्या होता है, तो कुल संख्याओं का योग हम यहाँ पे लिख देते हैं, कुल संख्याओं का योग बट्टा कुल संख्या। ये माध्य का फॉर्मूला होता है, कुल संख्याओं का योग बट्टा कुल संख्या। अब यहाँ पे देखिए माध्य कितना दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है, तो यहाँ पे लिख देंगे 7 बराबर है तो बराबर। अब यहाँ पे कुल संख्याओं का योग यानी जो ये टोटल संख्या दिया हुआ है इसको आपको जोड़ना है। तो यहाँ पे 1 + 4 + x + 5 और +12, यहाँ पे जितनी संख्या दिया हुआ है उसको हम जोड़ दिए हैं। अब आपको क्या करना है कि जितनी संख्या है उससे भाग लगा देना है। तो यहाँ पे गिन लीजिए 1, 2, 3, 4, 5 संख्या है, तो यहाँ पे हम 5 से भाग लगा देंगे। अब क्या करेंगे, इनको हम यहाँ पे जोड़ लेंगे। अब यहाँ पे देखिए 7 है तो 7 बराबर है तो बराबर। अब इसे जोड़िए, 1 और 4 5 और 5 10 और यहाँ पे 12 कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। और यहाँ पे +x है तो यहाँ पे लिख देंगे +x, और बट्टा के नीचे 5 है तो यहाँ पे लिख देंगे 5। अब आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तिरछा तिरछी गुणा करना है। तो यहाँ पे देखिए 22 में 1 से गुणा करेंगे तो 22, और यहाँ पे प्लस है तो प्लस, और x में 1 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे x हो जाएगा, और इस तरफ से गुणा करेंगे तो 7 बचे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 35 हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको x का मान निकालना है। तो 22 इधर जोड़ रहा है तो बराबर के उधर जाके क्या करेगा, घटा देगा, यानी x बराबर क्या हो जाएगा हमारा 35 - 22 हो जाएगा। तो x बराबर निकल गया, यहाँ पे देखिए 35 में से 22 घटेगा तो कितना बचेगा, 13 बचेगा। यानी हमारा यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर प्रश्न है कि द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है। तो द्विघात बहुपद का व्यापक रूप ax² + bx + c होता है, इसे आपको याद रखना है। और जो x² में गुणा करता है वो a होता है,
और जो केवल x में गुणा करता है वो b होता है, और जिसमें x नहीं रहता है वो c होता है। तो यहाँ पे द्विघात बहुपद का व्यापक रूप ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होगा। तो यहाँ पे a वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, तो ax क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी होता है। तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर प्रश्न है कि AP 7, 13, 19 डॉट डॉट 205 में पदों की संख्या कितनी है। यहाँ पे जो ये AP दिया हुआ है इसमें आपको बताना है कि कितनी पदें हैं। तो यहाँ पे देखिए आपको पदों की संख्या निकालना है, यानी आपको यहाँ पे n का मान निकालना है। तो n का मान कैसे निकलेगा, तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है an वाला। तो an बराबर क्या होता है, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। तो बस यहाँ पे आपको an का मान रखना है। तो an क्या होता है, तो अंतिम पद होता है। तो AP का सबसे अंतिम पद कितना है, 205 है। तो यहाँ पे an का मान 205, और a क्या होता है, कई बार आपको बता चुके हैं कि AP का प्रथम पद होता है, यानी पहला पद होता है यहाँ पे 7। और यहाँ पे देखिए n का मान निकालना है तो इसको वैसे ही छोड़ दीजिए। और d क्या होता है, तो ये सार्वंतर होता है। और सार्वंतर कैसे निकलता है, तो दूसरे पद में से पहले पद को घटाना पड़ता है। तो दूसरा पद कितना है, 13 है, और पहला पद कितना है, 7 है, घटा लीजिए। तो यहाँ पे d बराबर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 13 में से 7 जाएगा, यहाँ पे 6 बचेगा। बस इसमें आपको मान रख देना है। यहाँ पे an का मान 205 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 205 बराबर है, तो बराबर। और a का मान कितना है, 7 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 7, प्लस है तो प्लस। आपको n का मान निकालना है तो उसको वैसे ही छोड़ दीजिए। और d का मान कितना है, 6 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 6। अब क्या करेंगे, इस 6 से इन दोनों में हम क्या करेंगे, गुणा करा देंगे। तो यहाँ पे देखिए 205 बराबर 7 प्लस, अब यहाँ पे देखिए 6 में n से गुणा हो जाएगा तो ये 6n हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए 6 में -1 से गुणा करेंगे तो ये -6 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है कि 7 में से 6 घटा देना है। तो यहाँ पे देखिए 205 बराबर 7 में से 6 घटा, कितना बचा, 1 बचा। और यहाँ पे प्लस 6n है, तो यहाँ पे लिख देंगे प्लस 6n। अब आपको यहाँ पे देखिए n का मान निकालना है, तो सबसे पहले 1 को बराबर के इधर भेजना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए +1 है, तो बराबर की इधर आएगा तो -1 हो जाएगा, और उधर बचेगा हमारा 6n। अब यहाँ पे देखिए 205 में से 1 हमारा घटेगा तो कितना बचेगा, 204 बचेगा, और उधर बचेगा हमारा 6n। अब यहाँ पे देखिए 6 इधर गुणा कर रहा है तो बराबर के इधर जाके क्या करेगा, भाग करेगा। भाग करने का अर्थ ये बट्टा के नीचे चला जाएगा, और उधर बचेगा हमारा n, और इसी का मान आपको निकालना है। अब यहाँ पे कटा दीजिए, 6 3 18, और 2 गया यहाँ पे 24, तो 6 चौका कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। यानी n का मान कितना निकल गया, यहाँ पे 34 निकल गया। यानी कितने पद हैं, तो 34 पद हैं। तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये सभी प्रश्न आपको काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है। तो समझ में आ रहा है तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को आप लोग शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर प्रश्न है कि यदि थीटा बराबर 30 डिग्री हो तो 2 cos 2 थीटा का मान ज्ञात करें। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे थीटा बराबर 30 डिग्री दिया हुआ है, तो यहाँ पे 2 cos 2 थीटा का आपको मान निकालना है। तो इसका मान कैसे निकलेगा, तो यहाँ पे आपको थीटा का मान रखना पड़ेगा। तो थीटा का मान कितना डिग्री है, 30 डिग्री है, तो यहाँ पे रख दीजिए। तो यहाँ पे देखिए 2 cos, यहाँ पे 2 गुणे, अब यहाँ पे देखिए थीटा का मान कितना है, 30 डिग्री है, तो यहाँ पे लिख देंगे 30 डिग्री। अब यहाँ पे ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 2 cos, यहाँ पे 30 दूनी कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको cos 60 डिग्री का मान पता होना चाहिए। तो cos 60 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2 होता है। तो cos 60 डिग्री की जगह पे हम कितना लिखेंगे, 1/2 लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए 2 से 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो हमारा कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 16 नंबर प्रश्न है कि किसी एक बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है। यहाँ पे आपको बताना है कि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है। तो यहाँ पे देखिए एक बाह्य वृत्त है, यानी एक बाहर यहाँ पे वृत्त का बिंदु है। अब इस बिंदु से बताना है कि इस वृत्त पे कितनी स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है। तो यहाँ पे देखिए 2 स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न
17 नंबर प्रश्न है कि -4 -8 -12 डॉट डॉट का सार व अंतर ज्ञात करें। और इस प्रश्न में बच्चे बहुत ज़्यादा गलती करते हैं, इसलिए ये प्रश्न हम यहाँ पे लेके आए हैं, क्योंकि ये प्रश्न तो बहुत इजी है लेकिन माइनस वाले में बच्चे बहुत ज़्यादा गलती करते हैं। तो सार व अंतर को किससे सूचित करते हैं? डी से सूचित करते हैं। और डी कैसे निकलता है? तो दूसरे पद में से पहले पद को घटाना पड़ता है। तो ये पहला पद है और ये दूसरा पद है। तो यहाँ पे देखिए डी बराबर दूसरा पद कितना है? -8 है, तो यहाँ पे लिख देंगे -8। और यहाँ पे माइनस है तो माइनस, और यहाँ पे पहला पद भी यहाँ पे देखिए -4 है, तो यहाँ पे लिख देंगे -4। अब यहाँ पे देखिए डी बराबर क्या हो जाएगा? -8। और यहाँ पे माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? यहाँ पे +4 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए डी बराबर क्या हो जाएगा कि यहाँ पे देखिए -8 है और यहाँ पे +4 है। तो आपको क्या करना है कि 4 में से 8 को घटाना है। तो 4 में से तो 8 घटेगा नहीं, तो आपको क्या करना है कि 8 में से 4 को घटा देना है और जो बड़ा है उसका आपको चिन्ह लगा देना है। यानी आपको बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा देना है और जो बड़ा वाला है उसका चिन्ह लगा देना है। तो यहाँ पे 8 में से 4 घटेगा तो कितना बचेगा? 4 बचेगा। और बड़ा वाला का चिन्ह क्या है? माइनस में है, तो यहाँ पे लिख देंगे माइनस, यहाँ पे लिख देंगे माइनस। तो यहाँ पे देखिए डी का मान कितना निकल गया? यहाँ पे -4 निकल गया। तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 18 नंबर। 18 नंबर प्रश्न है कि किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का एक रूप है। यहाँ पे आपको बताना है कि किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का एक रूप है, तो इसमें से सम संख्या का कौन एक रूप है? तो आपको क्या करना है कि m के जगह पे 1 रख के चेक कर लेना है। अगर सम संख्या आएगा तो सम संख्या का रूप होगा, अगर यहाँ पे विषम संख्या आएगा तो एक विषम संख्या का रूप होगा। तो हम यहाँ पे रख के चेक कर लेते हैं। तो m के जगह पे 1 रख देंगे, यहाँ पे प्लस है तो प्लस, और यहाँ पे 2 है तो 2। यहाँ पे देखिए 1 और 2 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो 3 सम संख्या नहीं है, ये विषम संख्या है, तो ये एक विषम संख्या का रूप है। अब यहाँ पे देखिए 2 है तो 2, और m के जगह पे हम 1 रखेंगे, और यहाँ पे +1 है तो +1। तो यहाँ पे देखिए 2 एकम 2 और 1 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो ये भी एक विषम संख्या का रूप है। अब यहाँ पे देखिए 2 गुणे m के जगह पे 1 रखेंगे तो 2 एकम कितना हो जाएगा? यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो 2 कौन सी संख्या है? तो ये विषम संख्या है, तो ये एक विषम संख्या का रूप है। तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 19 नंबर। 19 नंबर प्रश्न है कि दो संख्याओं का गुणनफल। यहाँ पे आपको बताना है कि दो संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होता है? तो HCF गुणे LCM के बराबर होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अंतिम प्रश्न 20 नंबर। 20 नंबर प्रश्न है कि यदि AP का प्रथम पद 2 और सार व अंतर 3 हो तो AP का 11वां पद ज्ञात करें। यहाँ पे AP का प्रथम पद 2 दिया हुआ है, यानी A का मान 2 दिया हुआ है, और यहाँ पे सार व अंतर कितना दिया हुआ है? 3 दिया हुआ है, यानी यहाँ पे D का मान 3 दिया हुआ है। तो यहाँ पे AP का 11वां पद निकालना है। तो AP का 11वां पद का फॉर्मूला क्या होता है? तो A + 10D होता है। तो बस यहाँ पे आपको A का मान रख देना है और यहाँ पे D का मान रख देना है। तो यहाँ पे देखिए 11वां पद निकालना है। तो यहाँ पे देखिए A का मान कितना है? 2 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 2, प्लस है तो प्लस, 10 है तो 10, और यहाँ पे D का मान कितना है? 3 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 3। सबसे पहले इसे आप लोग गुणा कीजिए, उसके बाद जोड़िए। तो यहाँ पे देखिए 11वां पद कितना हो जाएगा? 10 तिहाई 30, और 30 और 2 कितना हो जाएगा? यहाँ पे 32 हो जाएगा। तो हमारा 11वां पद 32 निकल गया। तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये सभी प्रश्न आपको काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया है तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। अब हम यहाँ पे आपको बताएंगे कि आप लोग ऑनलाइन टेस्ट कैसे दे सकते हैं। तो सभी के फ़ोन में होता है क्रोम और गूगल, तो दोनों में से किसी एक को आपको ओपन कर लेना है, और जैसे ही आपका क्रोम और गूगल ओपन हो जाएगा तो यहाँ पे देखिए एक सर्च बॉक्स दिखेगा, बस इसमें आपको लिख देना है आस्क क्लास। तो हम यहाँ पे आस्क क्लास लिख देंगे और यहाँ पे सर्च कर देंगे। तो जैसे ही सर्च कीजिएगा यहाँ पे आस्क क्लास लिखा हुआ आ जाएगा, तो बस इसी पे आपको क्लिक कर देना है, और जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाइएगा। यहाँ से आप लोग टेस्ट लगा सकते हैं, यहाँ से PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगर आपको टेस्ट देना है तो इस टेस्ट वाले बटन पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे देखिए टेस्ट ओपन हो जाएगा,
और इसमें बहुत सारा टेस्ट है, तो आपको कौन सा टेस्ट देना है कैसे पता चलेगा? तो जो सबसे ऊपर वाला होता है वही आपको टेस्ट देना होता है। तो सबसे ऊपर वाले टेस्ट पे हम क्लिक करेंगे तो हमारा टेस्ट यहाँ पे ओपन हो जाएगा। अब आपको थोड़ा सा यहाँ पे नीचे आना है और यहाँ पे देखिए स्टार्ट का बटन दिख रहा है, तो इस स्टार्ट वाले बटन पे क्लिक करना है और यहाँ पे नाम पूछ रहा है, तो यहाँ पे आप लोग अपना नाम लिख दीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए हमारा टेस्ट यहाँ पे ओपन हो चुका है। इस टेस्ट में टोटल 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं और प्रत्येक प्रश्न का यहाँ पे 4 ऑप्शन है जिसमें से एक सही है। तो यहाँ पे देखिए अब आपको क्या करना है कि यहाँ पे अगर आपका आंसर सही होगा तो वो क्या हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा। अगर आप लोग गलत कीजिएगा तो रेड हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए इंद्रधनुष प्राकृतिक उदाहरण है, तो ये अपवर्तन, परावर्तन एवं विक्षेपण का उदाहरण है। तो देखिए इस पे हम टिक किए तो ये सही था, तो ये ऑप्शन सही हो गया, यहाँ पे ग्रीन हो गया। और दूसरा क्वेश्चन हम यहाँ पे गलत करके दिखाएंगे। यहाँ पे देखिए दूसरा प्रश्न है कि विद्युत चुंबकीय तरंग का ध्रुवीकरण किया जा सकता है, तो किसके द्वारा किया जा सकता है? तो क्लोराइड के द्वारा, लेकिन हम यहाँ पे दर्पण के द्वारा मार रहे हैं, टिक पे यहाँ पे लगाएंगे। तो देखिए ये गलत हो गया और जो सही आंसर है वो आपको बताएगा। तो ऐसे ही आप लोग टेस्ट दे सकते हैं। अगर आपको पीडीएफ डाउनलोड करना है तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है डाउनलोड पीडीएफ, तो इस डाउनलोड पीडीएफ पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ से आप लोग पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। रोज रात 8 बजे एक पीडीएफ दिया जाता है, तो आप लोग बिल्कुल फ्री में यहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये क्लास आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।